हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी। हिंदी का हम कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र। ये जितने भी आपके अभ्यास प्रश्न पत्र हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन प्रश्न पत्रों का जो पैटर्न है वही पैटर्न आपके एग्जाम में रहने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं बच्चों इसी तरह आगे भी वीडियोस बनाऊंगी आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह की जानकारी उन तक भी पहुंच सके। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ सामान्य निर्देशों को समझेंगे। तो यहाँ पर आपका जो ये पूरा पेपर है वो दो सेक्शन में डिवाइड है, खंड का और खंड खा। इस पूरे प्रश्न पत्र में 49 मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 40 ही अटेम्प्ट करने। खंड खा का आपका पूरा वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक मतलब सब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें आपको प्रश्नों की व्याख्या करनी है। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना क्या है बच्चों, अनिवार्य है, यानी कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। क्रमशः का मतलब आप कोशिश कीजिए कि आप सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो क्रमशः यानी कि सीरीज वाइज करेंगे। तो जो पहला आपका खंड क है उसके अंदर आपका है अपठित अंश। आपका जो अपठित अंश है वो 10 मार्क्स का है, जिसमें आपको दो पैराज मिलेंगे। जो पहला मिलेगा आपको गद्यांश और जो दूसरा मिलेगा आपको पद्यांश। तो जो ये गद्यांश है इसमें आपको 5 मल्टीपल चॉइस प्रश्न मिलेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर ही आपको इस पूरे पैरा को पढ़ने के बाद मिलेगा। चलिए बच्चों इसको शुरू कर लेते हैं। इस पूरे पैरा को हम पढ़ते हैं। कोरोना महामारी की पिछली लहरों के दौरान विश्व समुदाय अभिवादन के लिए नमस्ते करता नजर आया था। कोरोना महामारी की पिछली लहरों के दौरान विश्व समुदाय अभिवादन के लिए नमस्ते करता नजर आया था। योगा और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है, सब में भारत निहित था। यह भारत की सॉफ्ट पावर के कुछ सबसे स्पष्ट उदाहरण है। भारत विश्व का ऐसा अनूठा देश है जिसकी सॉफ्ट पावर उसकी सभ्यतागत विरासत और सांस्कृतिक कौशल पर आधारित है। सॉफ्ट पावर के लिहाज से शक्तिशाली तो कई देश है, लेकिन उनमें से अधिकांश अपनी संस्कृति को पश्चिमीकृत करके या मिलता जुलता दिखाकर मित्रता गांठने का प्रयास करते नजर आ रहे। इसके विपरीत भारत सांस्कृतिक एकता और उसी में भरपूर विविधता वाला देश है। एक ऐसा लोकतांत्रिक देश जिसकी आकांक्षाओं से भरी हुई है, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता से भरी हुई जीवान जनसंख्या है, जिसकी अथाह संस्कृति गहराई है, अपार तकनीकी शक्ति है और संकट काल में विश्व की मदद करने के लिए जिसके हजारों हाथ है। यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो बच्चों भारत देश की बात हो रही है। विश्व में भारत की छवि एक ऐसे सौम्य देश की है जो लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता और प्रतिबद्धता के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी बढ़ती भूमिका को लेकर पूरी तरह निश्चित है। जो विश्व के संकटों को विश्व का साझा संकट मानता है, जो सैन्य शक्ति है लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं है, और जिसकी बढ़ते सैन्य शक्ति को निकट और तमाम दूर देशों द्वारा खतरे के रूप में नहीं देखा जा सकता, जो अपने सहज शत्रविधियों, पुरानी सभ्यता और आधुनिक विकास की कहानियों के कारण आज भी दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए कौतुक और रुचि पैदा करता है। तो जो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व में भारत की छवि एक सौम्य देश की है। जो विश्व में भारत की छवि एक सौम्य देश की है उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट आपको दी गई, लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता और प्रतिबद्धता का समर्थक, बिल्कुल सही है। विश्व के संकटों को विश्व का साझा संकट मानता है, बिल्कुल सही है। जो सैन्य शक्ति है लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं है, बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट तो सही है। अब नीचे स्टेटमेंट आता है, हमारा देश वित्तीय प्रभुत्व वाला देश है। तो अब हमें एक बार इसको चेक करते हैं, क्या ये ऐसा दिया था कि हमारा देश वित्तीय प्रभुत्व वाला देश है? नहीं बेटा, तो जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो एक बार आप इसको ऊपर भी देख लीजिए कि ये वित्तीय प्रभुत्व वाला देश है। नहीं बेटा, यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई है जिससे आपको ये पता लग रहा है कि हमारा देश जो है वित्तीय प्रभुत्व वाला देश है। तो आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा यानी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। तो आप जो सही लगाएंगे वो आप गा पे लगाएंगे, क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो राइट ऑप्शन इज गा ऑप्शन। गद्यांश के अनुसार भारत का सॉफ्ट पावर किन क्षेत्रों में विश्व भर में बढ़ती जा रही है? योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता, बिल्कुल सही है। योग और आयुर्वेद की अलोकप्रियता गलत है। तंत्र और मंत्र तो ऐसी तो इसमें कोई बात ही करनी। जादू और टोना ये भी नहीं। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क ऑप्शन। अब आज ये प्रश्न संख्या 3 पे,
गद्यांश के अनुसार भारतीय जनसंख्या की किस क्षेत्र में अथाह गहराई किस में है? समुद्र में, संस्कृति में, धरती में, विलासिता में। जो भारतीय गद्यांश के अनुसार भारतीय जनसंख्या की जिस क्षेत्र में अथाह गहराई है वो है संस्कृति। तो आपका जो ख ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लेखक के अनुसार पुरानी सभ्यता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज भी भारत दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए क्या पैदा करता है? कौतुक और रुचि, अवसर, ज्ञान, परंपरा और वैज्ञानिकता। इस गद्यांश के अनुसार जो हमारी पुरानी सभ्यता है और आधुनिक विकास की कहानी आज लोगों में कौतुक और रुचि पैदा करती है। तो जो का ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 5वां। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी है और उसका एक कारण दिया है, तो आपको बताना है कि दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, एक गलत। तो इस तरह से इसके, और जब इस तरह के प्रश्न आते हैं ना तो इनके ऑप्शन हमेशा सेम रहते हैं, 100% में कोई गलती नहीं होती, मतलब ऑलवेज ये जो ऑप्शन होते हैं वो सेम होते हैं। तो जो पहला वाला उसमें पूछा गया है, योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है। जो योग है वो आयुर्वेद है, उसकी लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है, बिल्कुल ठीक है। अब कारण दिया है, योग और आयुर्वेद से मनुष्य स्वस्थ और प्रसन्नचित रह सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो जो कारण है और जो स्टेटमेंट है क्या वो दोनों सही है? तो आप देखेंगे इसमें लिखा है पहला गलत है, नहीं पहला तो ठीक है। तो ए और आर दोनों गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। ए सही है और आर कथन की सही व्याख्या करता है। तो जो आपका ग ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन है, यानी कि ग ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाइए इसका प्रश्न 2। प्रश्न 2 में भी आपके पास 5 अंक हैं, यानी कि आपको इसमें भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पर यहाँ पर आपको एक चॉइस मिलती है अथवा की। ये देखिए बच्चों, अथवा कि आप या तो ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर आप नीचे वाला कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको पहले ऊपर वाला करके दिखाती हूँ, फिर मैं नीचे वाला करके दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसा भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन, वे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। अब आगे आ जाइए। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी का है सुनते सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जीत चुराते हैं नहीं, बात है वे कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। तो ये कविता थी, इसको पढ़ने के बाद हमें कुछ सही विकल्प चुनने हैं। अब जो पहला है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। तो केंद्रीय भाव को समझ के हमें सबसे सही विकल्प चुनना। तो सबसे पहला, हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, सही बात है। भाग्य का भरोसा करना अच्छी बात है, नहीं, ऐसा तो इसमें बोला ही नहीं। भाग्य के भरोसे रहने से पछतावा होता है और भाग्यवान सदैव कर्म करके रास्ता निकालते, पहला सही है। इसमें बोला है हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। भाग्य का भरोसा करना अच्छी बात है, ये गलत है। भाग्य के भरोसे रहने से पछतावा होता है, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा क्या भाग्य के भरोसे रहने से पछतावा होता है। रहे भरोसे भाग्य के दुख भोगे पछताते नहीं। हाँ, भरोसे भाग्य के दुख भोगे पछताते नहीं, हाँ, तो भाग्य के भरोसे रहने से पछतावा होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा ठीक तो लग रहा है, आप देखते हैं कि तीसरा इसमें बैठता है कि नहीं बैठता। दूसरा तो गलत है बेटा, जिसमें दूसरा आएगा वो गलत हो जाएगा, जैसे कि आपका ख, इसमें दूसरा आ रहा है ये गलत है, ग में आपका दूसरा आ रहा है तो ये गलत है। अब यहाँ पर आपका पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। आप देखिए पहला किसमें, पहला क में भी है और पहला घ में भी। अब चौथा हम देख लेते हैं कि वो सही है या गलत। भाग्यवान सदैव कर्म करके रास्ता निकालते हैं। जो भाग्यवान व्यक्ति होते हैं, अब जरूरी नहीं कि जो भाग्यवान होगा वही कर्म करके रास्ता निकाले, कर्म करके रास्ता तो कोई भी निकाल लेता है। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका जो दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट, ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे और आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो सही रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। काव्यांश में कैसे दिन को कैसे काव्यांश में कैसे दिन को कैसा होने की बात कही है। बुरे दिन अच्छे होने की, ठंडाधि गर्म होने की, वर्षा के दिन इंद्रधनुष बनाने की, बदली वाले दिन से धूप
वाले दिन की। बुरे दिन अच्छे होने की कही गई है, तो जो आपका का ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। कविता में कवि ने आज का काम कब करने की बात कही है? कल, आज, एक दिन बाद, 2 दिन बाद। तो कवि ने जो बात की गई है वो कही है कि आज का दिन हमें आज ही करना है, तो खा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं दोबारा निशान लिख देती हूँ, खा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पर जो का ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर पूछा गया है, कवि भूलकर भी क्या नहीं करने की बात कर रहा है? दूसरों का मुंह देखना, दूसरों को कष्ट देना, और दूसरों को सलाह देना, दूसरों की मदद करना। अब यहाँ पर पूछा हुआ है कि कवि कवि क्या नहीं करने की बात कर रहा है। जो कवि कह रहा है वो दूसरों का मुंह देखने की बात कर रहा है, कि अगर हम कि कवि जो है वो दूसरों का मुंह देखने की बात को कह रहा है, तो आपका जो का ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, कवि भूलकर भी क्या नहीं करने की बात कर रहा है, तो कभी भूलकर भी कभी दूसरों का मुंह देखने की बात मतलब नहीं कर रहा। कभी भूल कर भी क्या नहीं करने की बात कर रहा है, तो भूल कर भी दूसरों का मुंह देखना। तो यहाँ पर जो आपका का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब है आपका इसी का सब पॉइंट 5, जिसमें आपसे पूछा गया चुनौतियों को स्वीकार करना ही मार्ग प्रशस्त करता है। कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जिसमें 4 कथन आपको दिए गए। पहला कथन है संघर्ष से उपलब्धियां प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती है, ये भी सही है। हमारा संघर्ष, हमारा देश संघर्षशील लोगों का देश है, ये भी ठीक है। संघर्ष से व्यक्ति चिड़चिड़ा भी हो जाता है, ये गलत है, ऐसी बात नहीं कही। तो हम देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा किस में है? गा में। तो जो आपका गा ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आपको एक चॉइस मिल जाती है, अथवा या तो आप ऊपर वाला कर ले या फिर आप नीचे वाला कर ले। चलो बच्चे इसको रीड कर लेते हैं। हर किरण तेरी संदेश वाहिका, पवन गीत तेरा गाता, तेरे चरणों को छूने को ललियाता हिमगरी का माथा। तुझसे ही सूर्य प्रकाशित है, आलोक सृष्टि में तेरा है, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम चिर ऋणी उपासक तेरा है। अगणित आकाश गंगाएं नन्ही बूंदे तेरे आगे, तू आदि अंत से मुक्त, काल अस्तित्वहीन तेरे आगे। हे जगत नियता जगत पिता है व्यापक तेरा कितना ईश्वर, तेरे चरण में नत मस्तक कितनी धरती कितने अंबर। तो यहाँ पर आपने कविता पढ़ी, पढ़ने के बाद कुछ प्रश्नों का है। तो यहाँ पहला गया है इस कविता का केंद्रीय भाव, यानी केंद्रीय भाव समझते हुए, सेम क्वेश्चन है ऊपर और ये नीचे वाला। तो आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही है। तो 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। जो पहला स्टेटमेंट है वो है वह आदि और अंत से मुक्त है, सही है। उससे ही सूर्य प्रकाशित है, किरणें उसकी संदेश वाहिका, ठीक है। उसका उपासक हमेशा से ऋणी है, ये भी ठीक है, हमने पढ़ा है। तो एक बार देख लेते हैं क्या सूर्य उससे प्रकाशक है। तो सूर्य प्रकाशक, तो बेटा यहाँ सूर्य प्रकाशक का तो है ही नहीं। इसमें एक और पूछा गया है उसका उपासक हमेशा से ऋणी है। सूर्य उससे प्रकाशित है, ठीक है, और ऋणी, चिर ऋणी उपासक है तेरा। तो ये चारों जो स्टेटमेंट है वो चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप देखिए चारों स्टेटमेंट किस में है। पहले में तो एक ही है, और जो तीसरा है उसमें 1 2 3 है, और जो चौथा है उसमें 2 हैं। तो आपका जो सही स्टेटमेंट होगा वो होगा ख, क्योंकि इसमें पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी। तो चौथा इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं दोबारा निशान लगा देती हूँ, जो ख है वो आपका सही ऑप्शन है। उसके बाद है काव्यांश के अनुसार किसका रोम रोम चिर तेरा ऋणी है? छोटी सृष्टि का, बड़ी सृष्टि का, कम सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि का। तो छोटी बड़ी कम नहीं, संपूर्ण सृष्टि का। किसका? संपूर्ण सृष्टि का। तो जो ग ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। काव्यांश के अनुसार काव्यांश के अनुसार उसके आगे क्या नन्ही बूंदे हैं? आकाश गंगाएं, किरण, चांद, संपूर्ण दृष्टि। तो हम देखते हैं उसके आगे क्या गंगाएं हैं। नन्ही बूंद तेरे आगे, अनगिनत आकाश गंगाएं नन्ही बूंद तेरे आगे। तो आकाश गंगाएं इसका सही ऑप्शन होगा। तो देखिए बच्चों आकाश गंगाएं किसमें है? तो जो आपका का ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसने पूछा कि नन्ही बूंद क्या है? आकाश गंगाएं। अब है चौथा, काव्यांश के अनुसार उसके चरणों को छूने छूने कौन ललियाहित है? किरणें, पवन, नदी, हिमगरी। तो उसके चरणों को छूने कौन ललियाहित है? तो आप उसका ऑप्शन देखिए। तो शुरू से पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है हर किरण तेरी संदेश वाहिका, पवन गीत तेरे गाते, तेरे चरणों को छूने को ललियता हिमगिरी का माता। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हिमगिरी। तो आप आ जाइए नीचे
हिमगिरी है यहाँ पर, जो घ ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। अब प्रश्न संख्या 5 है, हर किरण संदेश वाहिका और पवन उसके गीत गाते। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर भी कथन पढ़ना है। वह सर्वशक्तिमान है, वह सृष्टि और का कर्ता भरता और हरता है। वह भाईचारे का पालन नहीं करता, ये गलत है। प्रकृति भी उसकी वंदना करती है, ये सही है। वह सर्वशक्तिमान है, सही है। वह सृष्टि का कर्ता भरता हरता, वह सही है। तो आप देखिए पहला दूसरा चौथा किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें तीसरा है, तीसरा हमें नहीं चाहिए। तो पहला दूसरा चौथा इसमें है, तो जो आपका घ ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाइए आप व्यवहारिक व्याकरण, ये आपकी 16 अंक की है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, 16 अंकों को पक्के करते हैं। तो जो भी मैं आपको समझा रही हूँ तो प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिए, और जहाँ ज़रूरत हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें आपको क्या बताना है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित यहाँ पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 4 को ही अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रस्थान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो जब भी उपसर्ग या प्रत्यय बनते हैं ना, उसमें बच्चों एक मूल शब्द होता है। मूल शब्द वो होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है। क्या होता है बच्चों, जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है। जिस शब्द का कोई सार्थक अर्थ हो जाएगा वो मूल शब्द हो जाएगा। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे लगता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो उपसर्ग होता है वो हमेशा मूल शब्द के आगे लगता है, और जो प्रत्यय होता है वो हमेशा मूल शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि प्रस्थान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग, जैसे अगर मैं प्र जमा स्थान कर दूं, प्र जमा स्थान, तो आप देख रहे हैं कि स्थान एक पूरा शब्द है और जिसका कोई एक सार्थक अर्थ भी है। तो ये हो गया आपका मूल शब्द, और प्र आपका क्या हो गया, उपसर्ग। तो आप देखिए प्र किसमें, ख में। तो जो ख ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाइए आप इसका प्रश्न 2। प्रश्न 2 में आपसे पूछा गया है, अधि उपसर्ग वाला शब्द है। अधि उपसर्ग वाला शब्द है, तो आप ये अधिक, तो गा कोई शब्द नहीं होता और ना ही इसका कोई सार्थक अर्थ होता। धीगम में तो अधि है ही नहीं। अधि खुद ही एक उपसर्ग है, तो जो आपका क ऑप्शन बचता है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बचता है। मैं आपको इसको लिख के भी दिखाती हूँ कि अगर मैं इसको इसी तरह से लिखूंगी, अधि जमा गम, तो क्या बन जाएगा, अधिगम। गम एक शब्द है और जिसका कोई सार्थक अर्थ भी है, और अधि क्या हो गया, आपका उपसर्ग हो गया। तो अधि आपका उपसर्ग हो गया और गम आपका मूल शब्द हो गया। अब आ जाइए आप प्रश्न संख्या 3 पर। सजावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब यहाँ पर आपको प्रत्यय पहचाना। प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के क्या आता है बच्चों, पीछे आता है। तो यहाँ पर आपको पीछे का पहचानना है। सज जमा आवट, तो इसको इस तरह से कर दिया जाए, सज, फिर आप अलग करोगे तो ये ऐसे होगा, आवट, सज जमा आवट। तो यहाँ पर आप देखिए सज जमा आवट, सजाव ये गलत है, आवट ये रहा। तो आपका जो ख ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अलग ऑप्शन होगा, क्योंकि जब भी कोई भी अक्षर बनता है तो व्यंजन बनता है, तो उसमें ऐसा होता है वो आधा अक्षर होता है और उसमें आ का मेल होता है। तो हमने इसमें से यहाँ से आ निकाल लिया और ये आ तो ऑलरेडी था, तो इस तरह से ये आवट हुआ। ठीक है, कोई भी जो व्यंजन बचता है तो स्वर और जो व्यंजन से ही वर्ण बनते हैं, तो जो कोई भी वर्ण होता है उसमें आ स्वर का मेल होता है। तो यहाँ से हमने आ को निकाला है। अब है बच्चों आपको प्रश्न संख्या 4, जिसमें से आपको निम्नलिखित वाक्यों में प्रत्यय एवं मूल शब्द का सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए हैं कि कौन सा सही है। प्रकाशित, तो बच्चों जो होगा आपका प्रकाशित, प्रकाशित को आप इस तरह से लिखेंगे, ये जो ई है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है आपका भावुकता, ये भी बिल्कुल सही है, भावुक जमाता, भावुकता, और मानवीय भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा, मानवीय। तो ये हो गया मानवीय। अब आपका एक सेकंड ऑप्शन बचता है जिसमें है आपका शासक, शासकीय। तो जो ये कोई भी शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो आपका जो पहला है, तीसरा है, चौथा है वो सही है। तो आप देखिए पहला तीसरा चौथा किस में है, वो है आपके ख में। आपका जो घ ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाइए आप प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 में आपको सुमेल करना है, यानी कि आपको अनुमान लगाना है कि कौन किस तरह से टूटेगा। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्रभाव ये हो गया, स्वदेश ये हो गया, अनुमान ये हो गया। तो आपको मैच करना है पहले का तीसरा, ठीक है। दूसरे का पहला, दूसरे का पहला नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए पहले का दूसरा, पहले का तीसरा और दूसरे का पहला। तो हम देखते हैं पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा। तो आप आ जाइए इधर, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ग ऑप्शन। अब हम दूसरे पे आते हैं। निर्देश अनुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब आपको यहाँ पर समास पहचानने हैं। सबसे पहले है महात्मा।
महान है जो आत्मा। जब भी आपको किसी की विशेषता या किसी के लक्षण बताए जाए या किसी के बारे में उसकी महानता बताई जाए तो वो होता है हमेशा कर्मधारय समास। महान है जो आत्मा, महात्मा, तो ये होगा कर्मधारय समास। जब भी किसी के बीच में हाइफन हो, इस तरह का निशान हो, तो वो द्वंद्व समाज में ही जाएगा, तो ये हो गया आपका। तो ये हाइफन इंडिकेट करता है और का, माता और पिता यानी कि द्वंद्व समाज। और जिसमें भी गिनती हो वो हो जाता है द्विगु में। द्विगु में गा होता है और गा से आपका गिनती। तो जिसमें भी नंबरिंग हो वो होता है आपका कौन सा समास? द्विगु समास। तो चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं का समूह हो गया चतुर्भुज। अब आ जाइए आपका पहले का दूसरा। देखिए पहले का दूसरा किसमें है? इसमें है। इसमें तो पहला का और ग तो ऑलरेडी कट गया। और माता का पिता का तीसरा, तो आपका जो खा ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। अब है आपका प्रश्न 2 जिसमें आपसे पूछा गया है लंबोदर समस पद का सही विग्रह करना है। आपको लंबोदर का सही विग्रह करना है। लंबा है उदर, लंबा दर नहीं होगा, लंबा है उदर, लंबोदर बोलते हैं गणेश भगवान जी को। और ये कौन सा समास है? यह है बहुव्रीहि समास। जब पहला पद और दूसरा पद मिलके किसी तीसरे की ओर संकेत करे तो वो होता है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर जो लंबोदर है वो है बहुव्रीहि समास। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो मतलब इसका जो विग्रह होगा वो होगा लंबा है उदर जिसका, तो वो क्या है? लंबोदर यानी कि गणेश भगवान। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है खा। नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह को बोलते हैं नवरत्न। क्या बोलते हैं बच्चों? नवरत्न। और ये कौन सा समास है? नौ रत्नों का समूह होता है नवरत्न। ये है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। मैंने भी बताया जिसमें जो गिनती होती है वो हमेशा किस में आता है? ग। ग इंडिकेट्स फॉर गिनती, तो ये होता है द्विगु समास। अब है तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है जिसमें मैंने बताया हाइफन होगा, वो कौन सा होगा? द्वंद्व समास, तो ये तो है नहीं। अकाल से पीड़ित, अकाल द्वारा पीड़ित, अकाल में पीड़ित। तो तत्पुरुष समास ऐसे समास होते हैं जिसमें कारक विभक्ति चिन्ह आती है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पर से आ गया, तो आपका जो खा ऑप्शन होगा बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें आपकी क्या आ रही है? विभक्ति आ रही है। कौन सी? कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से विभक्ति आ रही है। आपका जो खा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही। मैं दोबारा बता रही हूँ, तत्पुरुष समास वो समास होते हैं जिनके विग्रह करने पर कारक विभक्ति लगती है। अब आ जाइए आपका प्रश्न 5। चंद्र है शिखर पर जिसके, ऐसा कौन है जिसके शिखर पर चंद्र रहता है? वो है शंकर भगवान। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जब अभी मैंने आपको ऊपर बताया जब पहला पद और दूसरा पद मिलके किसी तीसरे की ओर संकेत करे तो वो कौन समास होते हैं? जल्दी बताइए। बहुव्रीहि समास। तो आपका जो ग ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तत्पुरुष समास वो समास होता है, तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसके विग्रह करने पर कारक विभक्ति आए। ठीक है। द्विगु समास वो समास होता है जिसके अंत में गा आता है, और गा मतलब गणित। और जिस भी समास में गिनती यानी कि जैसे नौ, चतुर, त्रि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो वो होते हैं द्विगु समास। अव्ययी भाव समास वो होते हैं जिसका प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है या द्वितीय पद प्रधान होता है, वो पूरे ही पद को क्या कर रहा है? चला रहा होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया निर्देश अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आधारित 5। अब यहाँ पर आपके वाक्य के भेद बताने। सबसे पहले कोरोना अभी गया नहीं है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होगा? कोरोना अभी गया नहीं है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य नहीं हो? तो नहीं, नहीं में आता है निषेधवाचक। तो देखते हैं ऑप्शन में निषेधवाचक है कि नहीं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, हाँ जी है, ये तो करेक्ट है। प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा खा ऑप्शन। अब आ जाइए इसका पॉइंट 2 पर। भारत विविधता में एकता वाला देश है, भारत विविधता में एकता वाला देश है, तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। यह है विधानवाचक वाक्य। कौन सा? विधानवाचक वाक्य। क्योंकि संदेहवाचक में तो शायद आज वर्षा हो, घर के पीछे कोई है, जिसमें हम संदेह कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है संदेहवाचक। विस्मयवाचक वो होता है जिसमें क्या होता है? अरे, छी, वाह, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें और जिसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आए यानी कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ जाए। आज्ञावाचक जिसमें हम आज्ञा देते हैं कि आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, तो ये मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी, तो ये क्या हो गया? आज्ञावाचक है। चलिए बच्चों, अब है आपका प्रश्न 3 जिसमें आपसे पूछा गया प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा। जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसका सही उदाहरण क्या हो गया? राकेश घूमने गया, राकेश घूमने नहीं गया। प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण होता है जिसके पीछे प्रश्न चिन्ह हो। तो आप देख रहे हैं कि आपके जो भी ऑप्शन दिए गए उसमें किसी में प्रश्न चिन्ह आपको नजर आ रहा है? ये रहा। नैमिषारण्य किस राज्य में है? तो आपका जो गा ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन है। मैं लिखता हूँ वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में रूपांतरण। तो आपको चेंज करना है विधानवाचक को किस में? प्रश्नवाचक में। तो यहाँ पर एक ही प्रश्न है जो प्रश्नवाचक में बना हुआ है वो है का। एक ही ऑप्शन है जो प्रश्नवाचक में बना हुआ है वो है गा। क्या मैं लिखता हूँ? तो गा ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन। आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा आज्ञावाचक। तो ये तो तीनों प्रश्नवाचक के उदाहरण है। तुम खेलने जाओ, तो का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें प्रश्न चिन्ह है तो ये प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न चिन्ह है तो प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न चिन्ह है तो प्रश्नवाचक। अब है निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं चार। अब यहाँ पर बच्चों आपको अलंकारों का पहचानना है। तो जो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में से रूपक अलंकार को पहचाने। काली घटा का घमंड घटा, तो ये कौन सा, ये तो यमक अलंकार है। सुब्रन को धीरज फिरे कवि व्यभिचारी चोर, ये है श्लेष अलंकार। क्योंकि श्लेष अलंकार वो होता है जिसमें एक ही शब्द के अर्थ कई बार आते हैं। फिर कवि व्यभिचारी चोर, ये सभी इनके अर्थ क्या है, एक ही जैसे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आए महंत बसंत, तो इसमें जो रूपक अलंकार होगा वो होगा गा, क्योंकि मैं उसने क्या करा, राम के रूप में राम जैसा क्या पाया, धन पाया, तो गा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यमक अलंकार का सही उदाहरण क्या है, पाहुन पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, पाहुन जो आए हो गांव के शहर में। बच्चों ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही। काली घटा का घमंड घटा इज द यमक अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तो काली घटा का घमंड घटा का सही ऑप्शन है यमक अलंकार। अब आ जाइए आप, निम्नलिखित में उपमा अलंकार होगा। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। मसक समान रूपी कपीधारी ही। उपमा अलंकार, मैं या मैं तो चंद्र खिलौना, तो यहाँ पर जो अलंकार होगा मैं या मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो ये होगा रूपक अलंकार। और आपको उपमा अलंकार बताना था, क्योंकि उसको क्या चाहिए, चंद्र खिलौना। मासक समान रूप कपिधारी उपमा, संसार की समर स्थली में धीरता धारणा करो, तो ये अनुप्रास अलंकार है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा का। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, यानी कि उपमेय अलंकार है। आपका का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण होगा उत्प्रेक्षा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, लट लट लटकनी मनु मद मधुपी माधव मधुपई अनुपलास अलंकार है बच्चों, क्योंकि इसमें माँ 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 की आवृत्ति बाब। बरसात बारिश बूंद, ये भी अनुप्रास अलंकार है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी। बच्चों ये कौन सा अलंकार है, ये है आपका, तो बच्चों यहाँ पर तो जो आपका ये 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी, ये वाला जो अलंकार है ना वो यमक अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, बेर और बेर। तो आपका जो बचता है वो होता है पहला, तो आपका का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है आपका, जहाँ पर 2 शब्द आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ शब्द के एक से अधिक आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, तो वो होगा आपका यमक अलंकार। क्योंकि 2 शब्द आए और दोनों का अर्थ वहाँ पर अलग अलग हो या एक से अधिक आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वो होता है यमक अलंकार। तो का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाइए आपका पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न। जो पाठ्य पुस्तक है वो बच्चों आपको 14 मार्क्स का, और ये आपको 14 मार्क्स दिलाएगा, तो पढ़ लेते हैं। ये छोटा सा पैराग्राफ है, जल्दी। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूता पर 25 टोपियां निछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे। फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर गया, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली की है पर पंजा नीचे पिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे। तो ये जो आपका अंश है, तो ये अंश आपका प्रेमचंद के फटे जूते से, प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया एक अंश है। चलिए बच्चों इसको पढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार जूता हमेशा किससे कीमती रहा है, आपका है टाई से, टोपी से, गलबस से, मफलर से। तो
जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है बच्चों। जो टोपी है वो इज्जत का प्रतीक होती है, और जो जूता यहाँ पर बात की गई वो दिखावे का प्रतीक है। लेखक के अनुसार एक जूते पर कितनी टोपियां निछावर होती है? तो एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती है। गा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेखक के अनुसार फोटो में किसका जूता फटा हुआ है? प्रेमचंद जी का, हरसाई हरिशंकर परसाई का, जबीर हुसैन का, महादेवी वर्मा का। तो जो फटा जूता है वो है प्रेमचंद का, क्योंकि कहानी का नाम ही प्रेमचंद का फटा जूता। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? दो बैलों की कथा से नहीं, उपभोक्ता की संस्कृति से नहीं, सांवले सपनों की याद से नहीं, प्रेमचंद के फटे जूते से। तो का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। गद्यांश के अनुसार टोपी की कीमत कितनी बताई गई है? 4 आने की, 8 आने की, 12 आने की, 16 आने की। तो टोपी की कीमत है 8 आने की। का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब है आपके पास गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में पुरस्कार क्या मिला था? लहसा की ओर पाठ में लेखक के घोड़े की दशा क्या थी? बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तेज तेज चल रहा था, भाग रहा था, या बैठ गया था? तो सबसे पहला जो था इसमें, लहसा की ओर पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी? जो लेखक के घोड़े की दशा थी वो बच्चों बहुत धीरे धीरे चल रहा था। का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता के पुरस्कार में क्या मिला था? चांदी का लोटा मिला था, चांदी का लोटा मिला था, चांदी का कटोरा मिला था, चांदी का मग मिला था, चांदी का गिलास मिला था। जो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा खा, उसको मिला था चांदी का कटोरा। क्या मिला था बच्चों? चांदी का कटोरा। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा, मैं दोबारा टिक कर देती हूँ, चांदी का कटोरा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा, बहुत धीरे धीरे चल रहा था, का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाइए निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको एक कविता दी गई है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, भयानक है, इस विवरण की तरह लिख जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो अब हमने ये पढ़ा, इसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देने। सबसे पहले, कैसी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं? तो सबसे पहला है रेत से ढकी सड़क पर, कोहरे से ढकी सड़क पर, पानी से बड़ी सड़क पर, और गड्ढे से फटी सड़क पर। जो सही ऑप्शन है आपका वो है कोहरे से ढकी सड़क पर। तो का ऑप्शन इज द करेक्ट। हमने पोयम की, कविता की शुरुआत में ही पढ़ा था। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति क्या है? बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? तो हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। काव्यांश के अनुसार रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया? दीमकों ने, चूहों ने, चिंगोरों ने, तिलचट्टों ने। तो किताबों किसने खा लिया? दीमकों को। का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दीमकों ने खा लिया। उसके बाद है इसका प्रश्न 4। काव्यांश के अनुसार किसमें ढह गई है मदरसों की दीवारें? आंधी में, बाढ़ में, भूकंप में, सुनामी में। एक बार देख लेते। भूकंप में ढह गई है बच्चों। किसमें ढह गई हैं? भूकंप में। आंधी में ढह गई हैं, बाढ़ में ढह गई हैं, भूकंप में ढह गई हैं, सुनामी में। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका भूकंप में ढह गई है। इस पद्यांश के रचयिता कौन है? सचिनानंद जोशी, चेतन जोशी, राजेश जोशी, अनल जोशी। तो आपको बताना है इस पद्यांश के रचयिता कौन है। इस पाठ के जो रचयिता है वो है सचिनानंद जोशी, चेतन, राजेश, अनिल जोशी। तो इसका जो जोशी जोशी है वो है बच्चों राजेश जोशी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका जो का ऑप्शन इज द सही ऑप्शन। इसके बाद आ जाइए आपका इसी का प्रश्न 10। पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। इसके बाद आपका खंड का ख शुरू हो जाएगा। तो हम सबसे पहले, कैदी और कोकिल। कैदी और कोकिला कविता में गहना किसको कहा गया है? चार दीवारी को, हथकड़ियों को, कोयल को, और कोहलू को। तो यहाँ पर जो कविता है, और तो किसको कहा गया है? इसको कहा गया है हथकड़ियों को। किसको कहा गया है बच्चों? हथकड़ियों को। जो गहना कहा गया है वो कहा गया है हथकड़ियों को। चार दीवारी को नहीं कहा गया, कोयल को नहीं कहा गया, कोहलू को नहीं कहा गया, पर जो गहना कहा गया है वो है हथकड़ियों को। खा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है, ग्राम श्री कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रसखान, सुमित्रा नंदन पंत, माखन लाल चतुर्वेदी, और है राजेश जोशी। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। ग्राम श्री जो कविता के हैं, सुमित्रा नंदन पंत इज द करेक्ट ऑप्शन।
ख ऑप्शन इज द करेक्ट। रसखान सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी में से और राजेश जोशी में से जो ग्रामशी लिखी है वो है सुमित्रा नंदन पंत ने। इसी के साथ आपका जो खंड का है वो कंप्लीट हो जाता है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन दे सकता है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।